हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए। हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट से हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे, हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। हमारा क्या किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। नमस्कार, मैं उमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने की बात कहकर वाराणसी पहुंचे कॉमेडियन श्याम रंगीला को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा। यह बात उन्होंने खुद कही है। जी हां, वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा ही नहीं बल्कि किसी को भी नामांकन नहीं करने दिया जा रहा। एक दिन पहले भी उन्हें सोशल साइट एक्स पर लिखा था कि उन्हें नियमों का हवाला देकर नामांकन फॉर्म नहीं दिया गया। श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया, जिस वीडियो को साझा करने के बाद अब खासा बवाल देखने को मिल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं नामांकन हासिल करने की कोशिश की और जो मेरे साथ थे वो लोग रोते हुए दिखाई दिए और उन्हें फॉर्म नहीं दिया जा रहा। अधिकारी हमसे कह रहे हैं कि आप बात को समझिए और हम समझ रहे हैं कि हमें फॉर्म क्यों नहीं दिया जा रहा। श्याम रंगीला ने आगे कहा कि लोकतंत्र का गला घुटते हुए मैं देख रहा हूं। पहले प्रस्तावक मांग रहे थे कि चुनाव अधिकारी की कोई प्रस्तावक लेकर आइए और मैंने आज सारी प्रक्रियाएं जब पूरी कर ली, लेकिन वह किसी तरीके से किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। और मैं दावे से कह सकता हूं कि पीएम मोदी को निर्विरोध जिताने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैंने कहा है कि मैं पर्चा वापस नहीं लूंगा, इसलिए मुझे पर्चा भरने नहीं दिया जा रहा। देखिए वीडियो की उन्होंने मैंने देखा है, हत्या भी नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा। ये जो ट्वीट किया था उसको आप सच सामने मान रहे? मेरे ट्वीट को झूठा ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ट्वीट में मैंने लिखा था, पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने ये बोला था। अभी प्रस्तावक हमारे पास थे, हम लेके गए थे। हमने बोला 13 मई को ले जाएंगे, सोमवार को हम लेके गए, फिर भी नहीं है, फिर भी कोई वहाँ पे नहीं, किसी को एक व्यक्ति को अंदर नहीं घुसा रहे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि अगर आप बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए। हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे, हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे? मोदी के समर्थक क्या मोदी के भक्त हैं, निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा किसी का पर्चा। यहाँ पे 3 बज गए, एक भी कोई अंदर नहीं गया। सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए। उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, और वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने, सबने, कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है। वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास। भूखे लोग हैं, सुबह सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं, भूख लगी है लोगों को, प्यास लगी है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं एक बार। सर ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, एक को तो अंदर करिए सर, एक को ले जाइए सर। 3 घंटे हो गए, एक भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहे हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा कर ही क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। कुछ तो उनके मन में भी आ रहा होगा देख करके। कुल मिला करके बात ये है कि आज का दिन 13 मई का जो दिन है, हमारा 10 मई का भी खराब गया था, 13 मई का भी खराब गया है।
अब हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा मन ये था कि 13 मई को नामांकन करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है। अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है? ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे, क्या ये प्रस्तावक नहीं है? कोई दिमाग खराब है किसी का जो अंदर खड़े हुए बिना प्रस्तावकों के? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी के भी समर्थक हो, आप आंखें खोलिए, आप देखिए यार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो देखिए आप प्लीज़। जो ठास के आवाज़ बंद हो रही है हमारी, लेकिन हम बंद होने नहीं देंगे। लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है, लोगों का जोश और जुनून जो है ना वो मेरे साथ है, वो ताकत बन के मैं महसूस करता हूँ कि मेरे में ताकत है अभी भी। 14 तारीख का दिन हमारे पास है, हम जैसे तैसे प्रक्रिया करके 14 तारीख को मोदी जी नामांकन कर रहे होंगे, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि 14 को नामांकन हो। तो आज के दिन की ये प्रक्रिया है, ये देशवासियों के सामने है। मेरा अगर नामांकन होता, मैं यहाँ पे 20 दिन बहुत कुछ करने वाला था, बहुत कुछ करता, मैं लोगों तक पहुँचाता अपनी आवाज़। लेकिन फिर क्या नामांकन नहीं होगा तो श्याम जी बनारस का रोड छोड़ देंगे, बनारस से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? बनारस में तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है। ठीक है, हम भी कोई गोद से निकाले हुए नहीं है, घर से निकाले हुए नहीं है कि माँ गंगा ने हमें निकाल दिया। तुम माँ गंगा के बेटे हो, हम माँ गंगा के पोते हैं। बस आप यही रहेंगे। हम लोग शपथ लेते हैं। गंगा अवतरित का दिन है, कल गंगा सप्तमी है, मोदी जी गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव का दर्शन करेंगे। भैया करें, मोदी जी को वो दिन मुबारक हो, मोदी जी को अपना दिन मुबारक हो, 14 मई का। हमें तो ना तो 10 मई है हमारे लिए, हम तो ये ऐसा है कि अगर किसी भी समय हमारा अंदर पर्चा दाखिल हो जाता, हमारे लिए गंगा स्नान वही था, क्योंकि लोकतंत्र की जो गंगा है ना वो वहाँ तो वो मेली कर रहे हैं, एकदम अपवित्र कर दिए हैं। हाँ, वो अपवित्र कर रहे हैं। हमारे लिए वही गंगा स्नान था। उसके बाद और मेरे को 4 दिन हो गए आज वाराणसी आए हुए, मैंने कभी कोई मीडिया से बात नहीं करी। सबसे मेरी बात हो रही थी कि मैं आऊँगा बात करूँगा, नहीं करी। मैंने कहा एक बार नामांकन दाखिल हो जाए, ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद बात करूँगा, उसके बाद ही गंगा में स्नान करूँगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब 14 का दिन है, 14 को कोशिश करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही देखा आपने। और इसके अलावा उन्होंने लोगों के साथ कहा था कि ऐसी सरकार को जूतों से जवाब दे। और इस आक्रामक भाषण पर मुकदमे के बाद आकाश आनंद 1 मई को औरैया और हमीरपुर की अपनी रैलियों को रद्द कर दिया था। और पार्टी की ओर से यह बात कही गई कि पार्टी के एक सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से यह रैलियां रद्द की जा रही हैं। लेकिन राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि मायावती आकाश आनंद की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से खुश नहीं थी और इस आक्रामक शैली से उन्हें चुनाव में अपनी पार्टी का फायदा होने से ज्यादा नुकसान होने की आशंका सताने लगी थी। वहीं अगर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिज्ञ की बात सुने तो सुनीता एरोन और मायावती के इस फैसले पर बीबीसी के एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मायावती आकाश आनंद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है और वो नहीं चाहती है कि इस समय वो कोई मुश्किल में फंसे। और इससे भी बड़ी बात ये है कि इस समय बीजेपी से अपना संबंध वो बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहती। वहीं सुनीता एरोन कहती हैं कि मायावती का ये कहना ठीक है कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है। दरअसल आकाश आनंद ने चुनाव के बीच कहना शुरू कर दिया था कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद किसी से भी गठबंधन कर सकती है। मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कहती हैं कि ये ठीक है कि बीएसपी के संस्थापक काशीराम जी कहते थे कि अपने लोगों के हित में वो किसी के साथ भी जा सकती है, लेकिन वो एक सैद्धांतिक बात थी। लेकिन आकाश आनंद ने इस तरीके से कहा कि जैसे पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है। और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती कहीं ना कहीं इसी बात से नाराज नजर आ रही हैं। मायावती और उनकी पार्टी के लिए ये लोकसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी और पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इसे सिर्फ 3.67% वोट मिले थे। वहीं 2009 के चुनाव में इसने 21 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि 2022 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में यूपी में वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई और चुनाव के बीच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ अपने सुर नरम कर लिए। और अगर और राजनीतिक विश्लेषक की बात करें तो उनका भी इस पर एक अलग तरीके का बयान आता हुआ नजर आता है।
अगर राजनीतिक विश्लेषक है शरद गुप्ता, वो कहते हैं कि मायावती के बीजेपी से गठबंधन के कयास लगाए जाते रहे हैं और पिछले कुछ अरसे से बीएसपी और बीजेपी के प्रति कम आक्रामक दिखाई दी हैं। और ऐसे में उन्होंने जब आकाश आनंद ने बात कही थी तो कहीं ना कहीं उनके बयान से भी यही लगा था। और इस चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद जिस तरीके से आक्रामक शैली में भाषण दे रहे थे, उससे उन्हें समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा था। शायद यही वजह है कि मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर हालत संभालने की कोशिश की है। और पिछले दिनों जब उन्होंने बीबीसी के चैनल से बातचीत की थी तो आकाश आनंद ने इन आरोपों से इनकार किया था। और बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने साफ तौर पर इनकार जरूर किया था, लेकिन अभी भी अटकलें यही लगाई जाती हैं। वहीं आपको बता दें, चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने ये भी कहा था कि बीएसपी का मकसद राजनीति सत्ता में अब आना है और इसके लिए पार्टी जो सही होगा वो करती हुई नजर आएगी। आकाश आनंद की चुनावी रैलियों ने पिछले कुछ दिनों खासी हलचल पैदा की है। वहीं बीएसपी की नज़र रखने वालों का कहना है कि रैलियों ने कम से कम यूपी में बीएसपी समर्थकों में एक नया जोश पैदा किया है। ऐसे में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने पर कहीं ना कहीं पार्टी के युवा मतदाता निराश महसूस कर रहे हैं। और इस तरीके की जो कवायद चल रही है कि आकाश आनंद के जो समर्थक थे, कहीं ना कहीं भारी नुकसान उन्हें देखने को मिला। वहीं पार्टी के कुछ जो नेता हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने पर कहीं ना कहीं आहत थे और परेशान थे। अब ऐसे में बीएसपी में अपनी रणनीति को लेकर असमंजस की स्थिति है और वो पार्टी से दूर जा सकते हैं। और दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती बेहद सधी हुई राजनेता है। ऐसे में जब बीएसपी का जनाधार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है तो बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर अपनी ही पार्टी को संकट में वो नहीं डालना चाहती। वहीं सुनीता एरोन कहती हैं कि हो सकता है कि मायावती का ये फैसला फौरी हो और मामला ठंडा होने पर आकाश आनंद का दोबारा उनके पद पर फिर से वापसी हो सकती है। और आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं और वो 2017 में लंदन से पढ़ाई करके आने के बाद बीएसपी के कामकाज में मायावती का हाथ बटाते हुए नजर आए थे। वहीं अगर बात करें मई 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच संघर्ष के समय मायावती के साथ वहां पर गए थे और आकाश आनंद 2019 से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम भी कर रहे थे। लेकिन मायावती ने उन्हें 2023 में पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में आकाश आनंद शामिल हो गए थे। और मायावती ने उन्हें यह सोचकर जिम्मेदारी दी थी कि युवा आकाश आनंद पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं और नई पीढ़ियों द्वारा दलित नेतृत्व को उत्साहित कर सकेंगे। और मायावती ने उन्हें ये जिम्मेदारी ऐसे समय पे दी थी कि जब उनकी पार्टी का जनाधार लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा था और वोट शेयर लगातार मायावती के गिरते हुए नजर आ रहे थे। और दूसरी ओर दलित युवा में तेजी से लोकप्रिय हो रहे चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव से भी मायावती चिंतित लग रही थी। वहीं आकाश आनंद ने हाल में ही अपने कुछ इंटरव्यू में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं जमकर वार किया था और उनको तमाम तरीके की बातें कहते हुए नजर आए थे कि चंद्रशेखर आजाद है कौन और मैं उनको नहीं जानता, ऐसे छुटपुटिए जो नेता हैं वो बहुत सारे घूमते रहते हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव ने उन्होंने अपनी रैलियों की जो शुरुआत की थी आकाश आनंद ने यूपी की नगीना सीट से की थी, जहां आजाद के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। ऐसे में मायावती को कहीं ना कहीं आज़ाद से खतरा महसूस हो रहा था। इसलिए अब क्या आज़ाद मायावती के आकाश के पद से हटाए जाने के बाद अब चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ लेने वाली हैं, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मायावती अगर आज़ाद के साथ आ जाती हैं तो मायावती की पार्टी का जो रुख है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट